गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी सफल कंपनी के बारे में सोचिए, चाहे वो कोई टेक दिग्गज हो या कोई पुराना भरोसेमंद ब्रांड। उनकी सफलता की नींव क्या होती है? जाहिर है उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, पर उससे भी गहरे स्तर पर देखें तो वो लोग हैं जो इन चीजों को बनाते हैं, बेचते हैं और बेहतर करते हैं। आज हम इसी पहेली के सबसे अहम हिस्से पर एक गहरी नजर डालेंगे। बेहतरीन कर्मचारियों को सिर्फ ढूंढा नहीं जाता, उन्हें बनाया और निखारा जाता है। इस प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास या एचआरडी कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसकी 4 परतों को खोलते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ किताबी बातें क्यों नहीं है, बल्कि किसी भी संगठन की धड़कन है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एचआरडी सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं है। ये एक सोच है, एक रणनीति है। हाँ, ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश है कि हम अपने लोगों की क्षमता को उस स्तर तक कैसे पहुंचाएं जहां वे खुद भी हैरान हो जाएं। और ये आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सी चुनौतियां हैं जिन पर कंपनियां अक्सर फिसल जाती हैं। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि एचआरडी एक निरंतर और व्यवस्थित प्रक्रिया है। निरंतर शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में आता है हमेशा चलने वाली। यानी ये कोई सालाना जलसा नहीं है कि एक बार ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा दी और काम खत्म। सही पकड़ा। निरंतर इसलिए क्योंकि बाजार और तकनीक किसी के लिए नहीं रुकते। सही बात है। जो स्किल आज आपको बढ़त दिला रही है, हो सकता है 6 महीने में वो पुरानी पड़ जाए। इसलिए सीखना कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ दूसरा शब्द व्यवस्थित असली खेल तय करता है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक सोचे समझे प्लान के तहत होता है। अच्छा। इसके 4 चरण होते हैं। पहले ये पता लगाना कि जरूरत क्या है, मतलब नीड्स असेसमेंट। फिर उसे पूरा करने की योजना बनाना यानी प्लानिंग। फिर उस योजना को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, और आखिर में ये जांचना कि जो किया गया उसका कोई फायदा भी हुआ या नहीं, इवैल्यूएशन। यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। ये सुनने में तो एक आदर्श प्रक्रिया लगती है, लेकिन क्या असल दुनिया में कंपनियां इन चारों चरणों पर बराबर ध्यान देती हैं? मुझे लगता है कि ज्यादातर कंपनियां योजना बनाने और उसे लागू करने पर तो बहुत पैसा और समय खर्च करती हैं, लेकिन वो आखिरी चरण मूल्यांकन को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रख दिया। हमारे स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। मूल्यांकन एचआरडी का सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर लाखों खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई ये डेटा इकट्ठा करने की जहमत नहीं उठाता कि क्या इससे वाकई कर्मचारियों के प्रदर्शन में कोई सुधार हुआ। सही। क्या कंपनी की बॉटम लाइन पर कोई असर पड़ा? और यहीं पर अच्छी और औसत कंपनियों का फर्क साफ हो जाता है। मतलब जो कंपनियां मूल्यांकन को गंभीरता से लेती हैं, वे ही असल में विकास करती हैं। बिल्कुल। वे अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाती हैं, बाकी सिर्फ खाना पूर्ति करती हैं। तो ये एक तरह से अपनी ही रणनीति पर सवाल उठाने जैसा है, जो हर कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, ये दिलचस्प है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर,
जो है कर्मचारी विकास पर ध्यान केंद्रित करना। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए नहीं है, ये कर्मचारी के व्यक्तिगत विकास के बारे में भी है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। पुरानी सोच ये थी कि कर्मचारी एक संसाधन है जिसका इस्तेमाल कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना है। नई सोच ये है कि कर्मचारी एक भागीदार है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेगा तो कंपनी अपने आप आगे बढ़ेगी। तो एचआरडी सिर्फ तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला और निर्णय लेने की क्षमता को निखारने पर भी जोर देता है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक दिक्कत है, एक जोखिम है। मान लीजिए एक कंपनी अपने एक कर्मचारी पर बहुत निवेश करती है, उसे बेहतरीन ट्रेनिंग देती है, उसके सॉफ्ट स्किल्स पर काम करती है और उसे एक लीडर के तौर पे तैयार करती है। अब वो कर्मचारी पहले से कहीं ज्यादा काबिल हो गया है और उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई है। क्या होगा अगर वो ट्रेनिंग के तुरंत बाद नौकरी छोड़कर किसी प्रतियोगी कंपनी में चला जाए? ये तो कंपनी के लिए सीधा सीधा नुकसान हुआ। इस डर से संगठन कैसे निपटते हैं? ये एक वाजिब डर है और हर मैनेजर के दिमाग में ये सवाल आता है, लेकिन इसका जवाब ये है, किसी को प्रशिक्षित करने और उसके चले जाने का जोखिम किसी को प्रशिक्षित न करने और उसके रुक जाने के जोखिम से हमेशा कम होता है। ये तो बहुत गहरी बात है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे कर्मचारी हैं जिनमें नए कौशल नहीं है, जो बाजार के हिसाब से अपडेटेड नहीं है, तो वे आपकी कंपनी को कितना पीछे ले जाएंगे। सही बात है। जब किसी कर्मचारी को लगता है कि कंपनी सिर्फ उसका इस्तेमाल नहीं कर रही बल्कि उसके भविष्य की परवाह भी कर रही है, तो एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है। अच्छा, उसे लगता है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक करियर बनाने की जगह है। मतलब आप कह रही हैं कि विकास के अवसर देना ही अपने आप में कर्मचारियों को रोकने का एक जरिया है? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प केस स्टडी का जिक्र है जहां एक कंपनी ने अपने उभरते हुए लीडर्स के लिए एक खास प्रोग्राम चलाया। ओके। उन्हें सिर्फ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग नहीं दी गई बल्कि उन्हें कंपनी की भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सीनियर लीडरशिप के साथ बिठाया गया। वाह! इससे उन्हें लगा कि वे सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी के भविष्य का हिस्सा हैं। नतीजा, उस ग्रुप में से 90% से ज्यादा लोग अगले 5 सालों तक कंपनी के साथ बने रहे। ये दूरदर्शिता है। और कंपनी के भविष्य का हिस्सा होने का मतलब ये भी है कि उनका विकास कंपनी के असली मकसद से जुड़ा हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंपनी जा रही है पूरब की ओर और हम कर्मचारियों को पश्चिम की ओर दौड़ने की ट्रेनिंग दे दें। यहीं पर शायद आपका तीसरा बिंदु यानी संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकरण सबसे अहम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही तरीके से दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। एचआरडी की गतिविधियां हवा में नहीं हो सकती। सही। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर वर्कशॉप, हर विकास पहल का सीधा संबंध संगठन के बड़े लक्ष्यों से होना चाहिए। अगर कंपनी का लक्ष्य अगले 2 सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना है, तो एचआरडी को सिर्फ विदेशी भाषा सिखाने पर ही नहीं बल्कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे विषयों पर भी ध्यान देना होगा। ये तो बड़े स्पष्ट लक्ष्यों के लिए ठीक है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में, खासकर टेक इंडस्ट्री में, जहां लक्ष्य हर 6 महीने में बदल सकते हैं, वहां एचआरडी इस गति के साथ कैसे तालमेल बिठाता है? क्या एक लंबा 2 साल का ट्रेनिंग प्लान तब भी काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। नहीं? ऐसे माहौल में पारंपरिक एचआरडी मॉडल काम नहीं करता। यहीं पर एजाइल एचआरडी का कॉन्सेप्ट आता है। एजाइल एचआरडी? हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में छोटे छोटे स्प्रिंट्स में काम होता है, वैसे ही यहां भी होता है। लंबी चौड़ी ट्रेनिंग योजनाओं की जगह छोटी छोटी लक्षित स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं। जरूरत के हिसाब से टीमें बनाई जाती हैं, वे एक नया कौशल सीखती हैं, उसे प्रोजेक्ट पर लागू करती हैं और फिर अगले कौशल की तरफ बढ़ जाती हैं। तो ये ज्यादा लचीला तरीका है? बहुत ज्यादा लचीला और ज्यादा प्रभावी। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी हमेशा उन क्षेत्रों में कुशल हों जहां संगठन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आज और अभी। तो ये एक तरह से एचआरडी को कंपनी की रणनीति का एक प्रतिक्रियाशील हिस्सा बनाने के बजाय एक सक्रिय भागीदार बनाने जैसा है। एकदम सही। एचआरडी सिर्फ मैनेजमेंट के आदेशों का पालन नहीं करता, बल्कि ये रणनीति बनाने की मेज पर बैठकर ये बताता है कि हमारे पास क्या कौशल हैं, हमें क्या चाहिए और हम उस अंतर को कैसे भर सकते हैं। इन सब बातों से एक तस्वीर उभर रही है कि एचआरडी सिर्फ कौशल या रणनीति के बारे में नहीं है,
बल्कि ये उस माहौल के बारे में भी है जिसमें लोग काम करते हैं। और ये हमें हमारे चौथे और शायद सबसे गहरे बिंदु पर लाता है। एचआरडी संगठनात्मक संस्कृति और प्रदर्शन में सुधार करता है। हाँ, क्योंकि आप दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर ऑफिस का माहौल जहरीला है, अगर लोगों में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो कोई भी ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। एक अच्छी कार्य संस्कृति सिर्फ अच्छी कैंटीन या गेमिंग जोन बनाने से नहीं बनती। हाँ, सही बात है। ये तब बनती है जब संगठन में विश्वास, पारदर्शिता और सहयोग की भावना हो। एचआरडी ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है, सजा के तौर पर नहीं। और जहां सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल, और ज्ञान को छिपाया नहीं बल्कि साझा किया जाता है। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है। क्या कंपनियां वाकई संस्कृति पर इतना ध्यान देती हैं, या उनका असली फोकस सिर्फ मुनाफे और तिमाही नतीजों पर होता है? क्या ये कल्चर टॉक सिर्फ एक फैंसी एचआर ट्रेंड नहीं है जो असल में जमीनी हकीकत से बहुत दूर है? ये संशय बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां संस्कृति की बातें तो करती हैं पर उसे अमल में नहीं लाती। वही तो। लेकिन जो कंपनियां इसे गंभीरता से लेती हैं, वे जानती हैं कि संस्कृति और मुनाफे में कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक अच्छी संस्कृति सीधे सीधे मुनाफे को बढ़ाती है। अच्छा, कैसे? स्रोत इस बात के ठोस सबूत देते हैं। जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, तो उनके नौकरी छोड़ने की दर, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर, बहुत कम हो जाती है। ओके। अब सोचिए, एक अनुभवी कर्मचारी को बदलने में कितना खर्च आता है। नई भर्ती का खर्च, नए कर्मचारी की ट्रेनिंग का खर्च, और जब तक वो पूरी तरह से काम नहीं सीख जाता तब तक उत्पादकता का नुकसान। एक अच्छी संस्कृति ये सारा पैसा बचाती है। और इसका प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है? सीधा असर। जब टीम के सदस्यों में विश्वास होता है तो वे खुलकर बात करते हैं, नए आइडिया साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे इनोवेशन बढ़ता है और समस्याएं जल्दी सुलझ जाती हैं। पारदर्शिता के लिए स्रोत में नियमित फीडबैक सिस्टम और प्रदर्शन मूल्यांकन का उदाहरण दिया गया है। हाँ। जब कर्मचारियों को पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है और उन्हें नियमित रूप से बताया जाता है कि वे कैसा काम कर रहे हैं, तो कोई भ्रम नहीं रहता। ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं ही मिलकर एक ऐसी संस्कृति बनाती हैं जहां लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। मतलब खुश और प्रेरित कर्मचारी ही बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज की इस चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि मानव संसाधन विकास कोई अलग थलग काम नहीं है। ये एक जटिल और आपस में जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है जो कर्मचारी के व्यक्तिगत विकास को सीधे कंपनी के लक्ष्यों से जोड़ता है, और ये सब एक सकारात्मक और भरोसेमंद संस्कृति की जमीन पर ही पनप सकता है। बिल्कुल, ये चारों विशेषताएं, निरंतर प्रक्रिया, कर्मचारी पर ध्यान, लक्ष्यों से एकीकरण और संस्कृति में सुधार, एक इमारत के 4 स्तंभों की तरह हैं। सही। आप एक को भी हटा दें तो पूरी इमारत कमजोर पड़ जाएगी। वे एक दूसरे को ताकत देती हैं। एक सकारात्मक चक्र की तरह। हाँ, एक अच्छी संस्कृति लोगों को रुकने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कंपनी उन पर निवेश करने से नहीं डरती। और जब कंपनी निवेश करती है तो संस्कृति और भी मजबूत होती है। ये एक सकारात्मक चक्र है। ये सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। हमने देखा कि कर्मचारी के विकास और कंपनी के लक्ष्यों में तालमेल बिठाना कितना जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि इस तालमेल का असली मालिक कौन है? क्या ये सिर्फ एचआर विभाग की जिम्मेदारी है, या ये उस टीम मैनेजर की जिम्मेदारी है जो रोज अपने कर्मचारी के साथ काम करता है, या फिर ये कर्मचारी की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने विकास के अवसर खुद ढूंढे? शायद असली सफलता तब मिलती है जब ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सबकी साझा बन जाती है। और क्या आज के दौर में संगठन इस साझा जिम्मेदारी का मॉडल बनाने के लिए तैयार है?